अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्ज़ा। इस हुकूमत के आने के बाद सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि पार्लियामेंट फ्लोर में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी हुकूमत का रवैया हमें हुकूमती नज़र नहीं आता। और अभी तक बहुत से लोगों की, ख़ास तौर पर नाक़दीन की भी और अपोजिशन की भी ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के मोड से बाहर नहीं आ सकी है। पिछले 3 रोज़ से हम तवातुर के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वज़रा पार्लियामेंट फ्लोर पर आते हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तनकीद करते हैं। ये सब अपनी जगह जायज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपोजिशन को मुल्क के इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ में एतमाद में लेकर, साथ लेकर चलना है तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी रिवायत को, अपने तरीक़ेकार को और अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध का एक तवज्जो दिलाओ नोटिस था, जिसमें सिंध को पानी का हिस्सा पूरा ना मिलने के ऊपर एतराज़ उठाया गया था। उस पर यहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से रिएक्शन देखना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि फैसल वावड़ा साहब ने बड़ा क्लियरली और पॉइंट आउट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में और उनकी मर्जी की बिना पर ये पानी की चोरी की गई और इसकी जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत है और उनकी टीम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस पर यह जवाब दिया कि आप ये साबित कर कर दिखाएं, और ये तकरार हमने आगे बढ़कर मुराद सईद साहब और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान भी देखी। क्या हुकूमत को इस वक्त बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लेना चाहिए? यकीनन मसाइल अगले 5 साल में चलते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत का सब्र और बर्दाश्त हमें बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नजर आता है। क्या ऐसे में हम अपोजिशन को ज़्यादा अपोजिशन मोड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीनन पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में ज्यादा रिएक्शन आ सकता है अपोजिशन बेंचेस से। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जरदारी साहब ने दावा किया है कि जो अगला दौरे हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। ये इलेक्शन से पहले भी दावा किया था, लेकिन इलेक्शन के नताइज हमने देखे। इस वक्त वो किस क्राइटेरिया के तहत ये दावा कर रहे हैं और पिछले चंद रोज में पार्लियामेंट फ्लोर से लेकर बाहर तक मुख्तलिफ अहम बयानात दे रहे हैं, इसकी आखिर वजह क्या है कि जरदारी साहब इतने प्रोएक्टिव हुए हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर बात होगी IMF के हवाले से। ये जो कन्फ्यूजन है पिछले 2 माह में, असद उमर साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये क्लियर है कि जो अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान है ये हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि IMF का जो वफ्द है जो आज पहुँच चुका है पाकिस्तान, मुज़ाकरात का आगाज़ कर चुका है, ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि आया ये जो IMF का वफ्द 2 हफ्ते के लिए आया है, यकीनन पहले से तयशुदा दौरा होगा, ये कितने अमाउंट के लिए, कितने पैसों की इमदाद या कर्ज के लिए ये पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कर रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आखिर ये क्लैरिटी हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं आ रही कि IMF से रुजू किया जाएगा, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन सदर ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं लेके आए हैं, क्योंकि ऐवान नुमाइंदगान में 8 सालों के बाद डेमोक्रेट्स जो कि अपोजिशन जमात है उनको बढ़तरी हासिल हुई है और रिपब्लिकन्स जो हैं वो अकलियत में चले गए हैं। सेनेट में उन्होंने अपनी 50% जो नशिस्तें हैं उनको बरकरार रखा है, तकरीबन 51 नशिस्तें अभी भी उनके पास हैं। लेकिन अब शायद आगे चलकर मुस्तकबिल में लेजिस्लेशन के हवाले से ट्रंप इंतजामिया को मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं और यकीनन डेमोक्रेट्स उनके लिए इतना आसान रुकावट साबित नहीं होंगे। इन तमाम इशूज़ पर हमने बात करनी है। जो मौजूद पैनल ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करना चाहूँगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है राव खालिद महमूद साहब, एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़ है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मौजूद है वीडियो लिंक पर, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ज्वाइन करेगी। मैं मलिक साहब सर आपसे आगाज़ करूँगी, फिर राव साहब की तरफ जाऊँगी। मलिक साहब, ये सर नून लीग पिछले 2 माह से कई दफ़ा कह चुकी है, बाकी अपोजिशन की पार्टीज़ भी कह चुकी हैं कि सर PTI को अभी तक अपोजिशन के मोड से निकल के हुकूमती मोड में अभी तक नहीं आ सकी है। ये जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर के ऊपर हम रोज़ाना बयानात देख रहे हैं, सर इससे नुकसान हुकूमत का होगा? क्या मुस्लिम लीग नून अब मजीद एग्रेसिव फ्रंट फुटिंग पर जाएगी? सर शुक्रिया। देखिए, मैं 2 बातें कह सकता हूँ। पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि शायद जो लोग हैं जो हुकूमत के अंदर आकर बैठ गए हैं, जो PTI के वज़रा हैं बिलखसूस, और 2, 4, 5 मौके पर हमने वज़ीर आज़म साहब को भी उसी डायट्राइब में जाते देखा। शायद उनको इस बात का इदराक नहीं है कि ये हुकूमत जो उनको मिली है ये पार्लियामेंट की क्रिएटेड गवर्नमेंट है। अगर पार्लियामेंट के अंदर एक अक्सरीती जमात जो है वो हुकूमत कहलाती है, तो जो उसमें अकलियती जमात होती है वो अपोजिशन कहलाती है। सो ये जो अमारत इस्तवार है ये 2 पहियों पर है, एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में कि वो हाउस को भी ऐसे अंदाज में चलाए और हुकूमत को भी अकल, दलील, मेरिट, इंसाफ के साथ
अपनी जो बात कह रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट करने की इनके पास कोई सलाहियत होनी चाहिए। 2 महीने तो इस डायट्राइब में गुजर गए। आपने मुझे चोर कहा, डाकू कहा, आपने क्योंकि पॉलिटिकल परसेप्शन आपने ये क्रिएट की थी कि अगर आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो आप कर्ज नहीं लेंगे। तो आप कर्ज लेने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मुझे उसका मूजब करार देकर अपने लिए कर्ज लेने जा रहे हैं। तो क्या जो पिछली हुकूमत मेरी थी वो पिछली को इस तरह गर्दान थी? तो ये इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करें कि गवर्नेंस एक कंटिन्यूस अमल है, जो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है, लेकिन हुकूमत बाहर सूरत मुल्क के अंदर मौजूद रहती है। तो हुकूमत अपने रोज़मर्रा के मामूल के लिए, अपनी मईशत को संभालने के लिए लोन्स लेती है, लेकिन उसका अपनी परसेप्शन की बेहतरी की खातिर, उसकी मैनेजमेंट की खातिर आप ये नहीं करते कि आप पॉलिटिकल टेम्परेचर इस हद तक बढ़ा दें और कोई बात आप साबित ना कर सकें, गलत फिगर्स दें। जो बात आप करें आपको बाद में वो बात उसे आपको पीछे हटना पड़े। आपने $10 बिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग की बात की और यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से की। बाद में जब तस्दीक की गई तो पता चला ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। बाद में आपने उसको डॉन अखबार के एक रिपोर्ट के साथ कहा कि वहाँ से ये खबर मिली थी। तब जब उसको वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो भी एक स्पेकुलेटिव एनालिसिस था और पूरी इकोनॉमी के हवाले से था, करप्शन के एतबार से नहीं, इकोनॉमी की वो जो डॉक्यूमेंटेड पोर्शन नहीं है उसके एतबार से था। तो आज तक आपने जितनी बातें की, मकसद कहने का अच्छा मलिक साहब, सर ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अपनी इंट्रोडक्शनरी स्पीच में भी खान साहब ने जो बातें कही थी उससे बहुत रिवर्ट करना पड़ा है। सर इससे नुकसान आपके ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट का खुद होगा और अपोजिशन का क्या रिएक्शन होगा? मुख्तसरन सर मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं बड़ी ब्रॉड बात आपसे करूंगा कि जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा उसका नुकसान गवर्नमेंट को होगा। अगर ये मुझे रोज गाली देंगे तो ये तवक्को नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ बैठ के गालियां सुनूंगा और इनसे मैं अलकबात सुनता रहूंगा। जिस टोकन में ये बात करेंगे उसी कॉइन में इसको रिटर्न मिलेगा। ये भूल जाएं कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का फर्क सिर्फ इतना होता है कि गवर्नमेंट इज अ बिट सुपीरियर पोडियम, नथिंग एल्स। ये जहां गलत करेंगे उस पर तनकीद होगी। और ये अपनी हुकूमत की जो कह रहे थे कि 100 डेज में हम रोड मैप देंगे, वो रोड मैप हमें बैडली एक्सपोज होता हुआ नजर आया कि 100 दिन के अंदर तो कोई सिमत का आप तयन नहीं कर सके। ये क्लूलेस, एमलेस, कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। ये सिर्फ इस बात पर जिंदा है कि पिछलों के ऊपर अच्छा मलिक साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मुझे आपसे खाकान साहब के हवाले से भी जरा बात करनी है सर, जो आज उनके बीच में आपस में लफ्जी जंग हुई है। फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है। सर बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब, सर आज पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएट किया गया तवज्जो दिलाओ नोटिस, पानी की जो सिंध को अलॉटेड पानी है उसमें जो कमी हुई है। फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ मौजूद है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में चोरी की गई, टेलीमीटर्स थे उनको बंद कर दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि पानी इस्तेमाल किया जाए। सर पीपल्स पार्टी ने वो रिएक्शन नहीं दिया जो शायद खाकान साहब या नून लीग की तरफ से दिया गया। बिस्मिल्लाह, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने तवज्जो दिलाने नोटिस किए और काफ़ी अरसे से वो ये जो है वो सिंध की खासकर जो पार्टी है और मेंबरान है वो हमेशा ये कहते हैं, बल्कि ओवरऑल पार्टी कहती है कि सिंध में जो है पानी का जो है वो मसला है। लेकिन इस पे ये बात करना, देखें अगर आप कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत ने ये ज़्यादती की है तो देखें बातों से बात नहीं चलती। आप प्रूफ लेके पार्लियामेंट में लेके फोरम पे, जी पिछली हुकूमत वैसे उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट फ्लोर पे लाएंगे। देखें वो लेंगे तो अच्छी बात है, दिखाएंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन ये इस चीज़ देखें आपने अभी बात की ना कि हुकूमत, देखिए हुकूमत खुद इस वक्त उसमें बैठी हुई है कि वो खुद अपोजिशन में लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं और कर रहे हैं पार्लियामेंट में और बोथ हाउसेज में। कल एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट पिछले 2 रोज से यही हो रहा है, सेंड में चला गया, उसने क्या नहीं मतलब एक 2 रोज से नहीं, हमेशा ये करते हैं। और कभी एक मिनिस्टर खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से वो दिन हम गुजारें। लेकिन आप कब तक ये करेंगे? आप कब तक रिएक्शन तो उस तरह नहीं आ रहा ऑपोजिशन की तरफ से। देखिए हम बड़े जिम्मेवाराना लोग हैं। आप कहते हैं कि हम उनके लेवल पे चीप हो जाएं तो वो चीप हो नहीं सकते जिस तरीके से वो बात करना चाहते हैं। सही तो खुशकिस्मती फिर पीटीआई की हुई ना, क्योंकि ऐसी ऑपोजिशन मैच्योर मिली है। नहीं मैच्योर, लेकिन इनको देखें, बकौल इन्होंने जो है वो कहा कि जी ये दोनों जमातें ने ये किया वो किया, वो जो इनके अपने डायलॉग हैं। आप बताएं कि आपके बगल बच्चे जो बैठे हुए हैं वो कौन से फरिश्ते हैं? 70 बंदों की जो लिस्ट है उस पर अगर आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर खुद हेलीकॉप्टर, सबका नाम भी है, प्राइम मिनिस्टर खुद हेलीकॉप्टर केस में है। और फिर आपके वफाकी वज़रा बुलाते हैं नैब के चेयरमैन को। आप कहते हैं नैब पे क्यों इतनी होती है? नैब के चेयरमैन को बुलाते हैं कि आएँ,
अगर ये पीपल्स पार्टी का दौर होता तो अभी ये छत पे लग रहे होते, आपके स्टूडियो में बैठे होते। अब तो वो ज़रा भी छुप रहे हैं, स्टूडियो में आते नहीं है प्रोग्रामों में, क्योंकि अब उन्होंने जो बातें की थी, जो उन्होंने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था कि हम नए पाकिस्तान बनाएंगे, हम जो है लानत बेचते हैं कर्जों पे, हम चंदे पे दोस्त ममालिक से भी हम मदद नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे और ये कर देंगे। अब तो इन्होंने अब तो जो है हमारी जो है जो किताबें हैं इकोनॉमी की, उसमें तो एक नया चैप्टर ईजाद होगा, एक नया चैप्टर हम ऐड करेंगे जिसका नाम होगा चंदा इकोनॉमी, जिस पे इन्होंने शुरू, देखिए मुल्क चंदों पे नहीं चलते, मुल्क चलते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। शमसाम साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लूँ। शमसाम बुखारी साहब सर पीटीआई के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही के गिर्द सारी गुफ्तगू घूम रही थी सर, आप सबसे आखिर में क्या इतना इंपॉर्टेंट मैं हूँ, मेरी जमात है। सर दोनों हवालों से आपकी राय चाहिए। एक तो ये कि सर ये चलिए फैसल बावड़ा साहब ने जो आज बात कही बहुत अच्छी बात है, अगर ये रिपोर्ट आती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाती है, पता चले कि किस दौर में कितना पानी किस सूबे का चोरी हुआ, एक तो इस हवाले से सर मैं जानना चाह रही हूँ। दूसरा सर बात हो रही है कि अपोजिशन मोड, बार बार अपोजिशन की ये तनकीद है कि पीटीआई अपोजिशन मोड से अभी तक गवर्नमेंट मोड में नहीं जा सकी, बहुत हार्श और बड़ी फ्रंट फुटिंग के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। क्या ये नुकसान नहीं होगा पीटीआई का सर? बड़ी मार्जिनल अक्सरियत है पीटीआई के पास, तो कोशिश नहीं की जाएगी कि सेफली चला जाए और साथ में अपोजिशन को भी साथ लेकर चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं चूँकि रास्ते से आ रहा था तो बाई ड्राइवर टू के रॉन्ग टर्न, तो मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया। 2-3 चीज़ें मुझे आज कुछ बिट्स एंड पीसेस में पता लगा कि आज असेंबली की कार्रवाई कुछ तलख रही है, मगर मुझे पूरी तरह नहीं पता जिस पे मैं कमेंट कर सकूँ, लेकिन एज ए जनरल रूल में बात आप करता हूँ। देखिए मैं पीटीआई में हूँ और मेरी जमात हुकूमत में, हुकूमत की बहरहाल जिम्मेदारी ऑपोजिशन से ज़्यादा होती है चलाने में, सब्र तहम्मुल भी उनके हिस्से में ज़्यादा आपको करना पड़ता है। मुझे प्रिसाइजली अगर पता होता ना कितना हुआ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं आई कैन कॉल स्पेड लेकिन मैं आपको, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि हमें ये सोचना पड़ेगा हमारे कुछ नौजवानों को कि जो ये नून लीग वाले बिलखुसूस हमें ट्रिगर करते हैं, हमें ट्रिगर नहीं होना चाहिए बल्कि आईना दिखाना चाहिए। और आईना दिखा, मुझे नहीं पता फैसल ने क्या बात की है पूरी तरह या क्या नहीं की है, बिकॉज सिंस आई हैड बीन ट्रैवलिंग। सर उन्होंने कहा था कि ये जो सिंध का पानी चोरी होता रहा है पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया, इवन सिंध और बलूचिस्तान का भी, फिर उसके बाद भी मुराद सईद साहब और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान आपस में बयानबाजी होती रही। इसमें ये है कि मैं और फैसल साहब हम एक जमात में रहे और आज भी भाइयों जैसा रिश्ता है। हमारे सिंध के दोस्तों को पंजाब से हमेशा ये शिकायत रही है, ये कोई नई बात नहीं है, और वो जिस जमात में भी होते थे, इवन पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, और जो कभी इट नेवर मैटर्ड कि वो डिवाइड के राइट पे बैठते हैं या लेफ्ट पे बैठते हैं, जैसे तालपुर साहब हैं और कुछ लोग हैं जो पानी पे बोलते हैं। पानी का मसला ये है कि पानी पंजाब में भी नहीं रह गया, पानी के लिए हम कुछ कर नहीं पाए, डैम्स ये वो इस तरह की चीज़ें, और इंडिया को भी हमने आंखें बंद की हैं। मैं समझता हूँ अगर चोरी की बात की है तो ये तो हार्श लफ्ज़ है, कोई भी करे, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें तमाम सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात देखने चाहिए। और मेरे भाई ने जो कहा कि बेसिकली ये मामला रिलेटेड है पंजाब और सिंध का ही, दरियाओं का रुख उस तरफ है, लेकिन असल में बात है। ये की जा रही है कि इशू पीपल्स पार्टी ने उठाया था, लेकिन बात चोरी से निकली, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने चोरी के साथ उसको डाकू से कनेक्ट किया। नहीं सर, बात ये हो रही है कि वो हर्ष से हर्ष होता चला गया माहौल, और वो फिर आखिर में डाकू के ऊपर खत्म। देखिए जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, मैं ज़ाती तौर पर उन पर कमेंट इसलिए नहीं करता कि मेरे कुछ ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी सियासत के बारे में, उनके मामलात के बारे में, जो मैंने किसी वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब को भी अर्ज़ किए थे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। और वो लोग जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिन बेचारों की कत्लो गारत हुई थी, वो नून लीग में ही बैठे हुए हैं अभी भी। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं राना साहब की ज़ात पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनका मानने वाला हूँ, जहाँ ज़ात का सवाल आ जाए तो फिर बंदा हट जाए उस बात से तो बेहतर है। लेकिन मैं उनकी सियासत से इख्तलाफ करता हूँ, उनकी सियासत है लड़ने की, मगर ऑपोजिशन को लड़ाई की सियासत सूट करती और उनको करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि देखिए घेरा तो नहीं करनी चाहिए ना, मैं यही पूछना चाह रही हूं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, घेरा उनके खिलाफ तंग हो रहा है। जो देखिए उनकी जो एसोसिएशन है सनाउल्लाह साहब की, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इतनी नहीं है जितनी मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ है। अब मामला समझने की बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पे जो नैब में हालात हैं, वो किसी ने नहीं बनाया केस,
वो उनके दो ब्यूरोक्रेट्स जो पकड़े गए हैं, उनके बयानात पे उनको वो मामलात फेस करने पड़ रहे हैं। वो जो भी है, मैं तो अब तो सर अफगान शुगर मिल्स के हवाले से भी उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा देखिए, मैं कहीं भी अच्छी खबर तो नहीं होगी ना, जब वो गर्मो सर चशीदा जो लोग हैं, जो वाकफे हकीकत हाल हैं, जब वो बोलेंगे तो कुछ तो बाहर आएगा। सर लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं उनको बोलने का मौका ही नहीं देती, ना बुलाती है ना बुलवाती है। बुलाती? बाबर अवान देखे, बाबर अवान एडवाइजर लगे, उधर चले गए। अलीम खान, बाबर साहब ही हूं ना, अलीम खान साहब नहीं हुए, जुल्फी बुखारी साहब नहीं हुए। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अलीम खान साहब की आज क्या पोजीशन हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है, चीजें आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, बट वक्त के साथ वो भी पेश होंगे। If you ask me, it's not about PTI, PMLM, People's Party or any other bureaucrat or judge. जिसने भी पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया, whosoever इस पार्टी में, उसको हिसाब पीटीआई डिसीजन को सपोर्ट करेगी। अच्छा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक से पहले सर लास्ट क्वेश्चन के जरदारी साहब ने कहा है जी अगली हुकूमत हमारी होगी। आज उन्होंने एक जलसे में आवाम से ये बात कही है। सर यही इसी किस्म के स्टेटमेंट सिलेक्शन से पहले भी पीपल्स पार्टी ने दिए थे। किस क्राइटेरिया के ऊपर आपके ख्याल में जरदारी साहब ने ये बात कही है? वो ऐसा क्या देख रहे हैं सियासत में पाकिस्तानी कि उनको लगता है कि अगले टेन्योर में पीपल्स पार्टी आएगी? देखिए, पहले तो अगर वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कोई भी पार्टी स्टेटमेंट दे, उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम क्या हमारी सोच कर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा। देखें, इस वक्त भी आप देखें कि इन मुश्किलात के बावजूद भी सिंध में जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया और हमारी सीटें आई, और मैं समझता हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो सिनेरियो डिफरेंट होता। और हम अभी तक यानी सिर्फ फ्री एंड फेयर नहीं हुआ ना इलेक्शन, आपके ख्याल में? सबूत लेके जाएंगे, कमेटी बन गई है, खटक साहब बड़े बैलेंस न्यूट्रल किस्म के आदमी हैं। कौन कह रहे हैं न्यूट्रल? छोड़िए, मुस्कुरा रहे लाओ साहब। नहीं, बस वो जिस तरह बैलेंस और न्यूट्रल है वो मुझे पता है। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। मतलब है कि ऐसी बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं, मैं समझते नहीं, मैं प्रूफ करके, यानी अगर ट्रांसपेरेंट होते तो पीपल्स पार्टी इसमें भी कामयाब होती। देखिए, उसमें ये है कि जो सिचुएशन अभी पंजाब में भी होती है, सिर्फ इतना मेरा भाई बता दे बस। नहीं, मासूम सवालात कर रहे हैं ना कुंडी साहब से। देखें, फिर मसला ये है, अगर इतने अच्छे थे तो जो हम छोड़ के गए थे वो सीटें क्यों हार गए सारे? फिर वो हमारी वजह से, वो कह रहे पीपल्स पार्टी नहीं थी तो खुद भी सीटें हार गए सारे। सर जीत गए नहीं, मतलब है कि हम तो ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन ये कहते हैं हम आपके इसलिए जा रहे हैं। हमारे दोस्त कह रहे थे कि जी आप पीपल्स पार्टी की कोई है नहीं। फिर ये पीटीआई में चले गए, जो जिनका बहुत ही बूम था, उसमें भी सारी सीटें तकरीबन 99% लोग हार गए। फिर क्यों हारे? नहीं, 99% सर जिमनी इलेक्शन में डिफीट हुई है वैसे पीटीआई को बहुत ज्यादा। नहीं, आधे भी नहीं आने। अब मैं लिस्ट निकाल, जिमनी इलेक्शन में सर साहब तो जीत गए, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट सीट थी, खान साहब की दोनों सीट्स थी, उसमें ये है कि देखिए, हम देख रहे हैं कि अभी इन्होंने 100 डेज का ही कहा था कि 100 दिन हमें बिल्कुल आप कुछ ना कहें, हम आपको सब कुछ चेंज करके देते हैं, शुरुआत करते हैं सर चेंज की। हमने कहा ठीक है, लेकिन दिन ब दिन एक ऐसे इवेंट्स आते रहे जो खुद मीडिया और हमें जो टॉक शो पे हम जाते हैं, हमें खुद उस पर डिबेट करनी पड़े। चाहे वो आप DPO पाकपतन से लें, पंजाब के IG से लें, फिर मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स आते रहे जिस पे जो है ना आप करते रहे। फिर नॉन पोलिटिसाइज पुलिस, अभी भी मतलब है कि वो एक लंबी डिबेट चलेगी। अभी भी जो पेशावर का एक SP है, 10 दिन हो गए इस्लामाबाद से गायब है, उनके हवाले से कोई बात नहीं। ठीक है, इस्लामाबाद के उसको देखें, क्या नाम है, IG को देखें किस तरीके से उसको हटाया गया। सर ब्रेक मुझे लेनी है, चले मैं इसी हमारी बारी में ब्रेक किया जाती है। सर मैं आप ही से शुरू करूंगी। सर जरदारी साहब ने अगर ऐसा कहा है तो यकीनन PTI ने पिछले 2 माह में गलतियां बहुत की हैं, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं या जो उनको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि पहली मरतबा PTI को इख्तिदार मिला है, कुछ गलतियां यकीनन होंगी, लेकिन गलतियों का कहीं पर इख्तिताम जरूर होना चाहिए। और एक और गलती ये भी रही थी कि पिछले 2 माह में IMF के हवाले से एक बड़ा कंफ्यूजन है जो कि PTI दूर करने में कामयाब नहीं हो सकी। कल तक असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत अच्छी बातें उसमें कही गई थी, लेकिन ये कहीं जिक्र नहीं था कि IMF का जो वफ्द है वो आज पाकिस्तान आएगा, 2 हफ्ते तक यहीं कयाम करेगा और हो सकता है कोई एग्रीमेंट हो। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने कल एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बात भी की कि दौरा चीन से क्या बेनिफिट हासिल हुए हैं और इकनॉमिकली पाकिस्तान को अब जो अदायगियों का बहरान था ख़ास तौर पर, उससे निपटने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन पिछले 2 माह से जो एक सवाल उनसे बार बार किया जा रहा है कि IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, पाकिस्तान ने किन शराइत पर जाना है, उसमें कुछ क्लैरिटी कल भी मौजूद नहीं थी। लेकिन आज हमने देखा कि अचानक IMF का वफ्द पाकिस्तान आता है, बातचीत करता है और अगले 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करता है। मलिक साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। सर ये फरमाइएगा कि हर दौर में IMF के पास किसी गवर्नमेंट को जाना ज़रूर पड़ता है। आपके ख्याल में सर इस मरतबा भी जो वफ्द आ चुका है, क्या कुछ पाकिस्तान का अब पोजीशन बेहतर हुई है कि बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे अब बात कर सकेगा IMF से?
देखिए सना, जहाँ तक ये पोजीशन है कि IMF के पास आज तक पाकिस्तानी मईशत कमोबेश 22 मरतबा IMF के पास जा चुकी है, जिसमें से 18 पैकेजेस हमने अवेल किए हैं। 4 पैकेजेस हमने रिफ्यूज़ किए लेने से, लेकिन हमने उनको इन लाइन रखा, उनसे अरेंजमेंट रखा कि ज़रूरत पड़ सकती है तो हम ले सकते हैं। और ये सूरत हाल जैसे भी आप पहले बात कर रही थी, PTI में सीनियर एलिमेंट है, अभी आपके पास समसाम साहब बैठे हैं, जिस तरह से उन्होंने अभी अपना नुक्ता नज़र बयान किया बड़ा काबिल तहसीन है। देखिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है, और जिस तरह भी खालिद साहब आपसे कह रहे थे, ये जो पानी का मसला है सिंध और पंजाब के मबैन, ये 1861 तक इसकी नोन हिस्ट्री जाती है जो डॉक्यूमेंटेड है। जब सखर बिराज बांधा जा रहा था तब से ये मामला किसी न किसी वजह से बोन ऑफ कंटेंशन रही इसमें। ये जब कालाबाग की बात करते हैं, ये चश्मा झीलम लिंक कैनाल की बात करते हैं, हर सूरत में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर आती है, लेकिन कोई वफाकी वजीर एक पूरे सूबे पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये आपका सूबा चोरी करता रहा, और फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन से फेडरल मिनिस्टर के लिए इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। ये इनको एहसास करना चाहिए कि यहाँ तो बड़े बड़े इश्यूज जो कि फेडरेशन के मुतल्लिका इश्यूज थे, लेकिन नहीं सर, अगर तो सही है स्टेटमेंट तो विद प्रूफ बात की जाए तो ज्यादा मुस्तनद होगी। नहीं देखें, बात ये नहीं है जो बात फैसल ने की, मुझे उस बात पर एतराज़ है, उस बात को कहने पर भी एतराज़ है और उनकी कंटेंशन पर भी एतराज़ है कि जो बात उन्होंने की वो टेलीमीटरिंग का एक इशू ज़रूर है। वो टेलीमीटरिंग इरसा एकॉर्ड के बाद होनी चाहिए थी। उसमें सिंध की गवर्नमेंट और फिर इरसा का मामला, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या PMLN की गवर्नमेंट थी, किस बुनियाद पर सूबे आपस में इत्तफाक़ राय नहीं कर पाए। ज़्यादा ज़रूरी था कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी थोड़ा पेरूजल वो कर लेते, देख लेते और फिर को बात करते। वो टेलीमीटरिंग की बात पर कि पानी कैसे और किस अंदाज में कहाँ पर जाना चाहिए था, वो उसकी गेज को मीटर करके अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं। मलिक साहब सर माजरत इस पे, क्योंकि आप पिछले सेगमेंट में हमने बात की है सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर फैसल बावड़ा साहब इतने बड़े पबांग दाल ये बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि जी मेरे पास प्रूफ्स हैं, तो सर लाने थे उनको सामने, अवाम को भी पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सर ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए सना, मैं अर्ज करता हूँ, ये अवाम पे छोड़ने वाली बात नहीं है कि अवाम पे छोड़ देते हैं। इसमें एक एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट के ऊपर आयद होता है, और फैसल अब गवर्नमेंट हैं, वो पार्लियामेंट में हुकूमत की हैसियत से जवाब दे रहे हैं, वो फैसल वाडा की हैसियत से जवाब नहीं दे रहे। तो मेरी चले खैर, लिविंग दैट असाइड, इस पर आपने पिछले प्रोग्राम में बात कर ली, इसमें काफ़ी तफसील से बात हो सकती है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि हम IMF के पास गवर्नमेंट को अभी जो तवक्को चाइना से थी, जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं, यहाँ पर आकर जो पोजीशन गवर्नमेंट ने ली, उससे एक चीज़ तो ज़ाहरी तौर पर सामने आ गई कि जो इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी वो चाइना से इनको नहीं मिली। ये बात तो सामने आ गई जो उनकी अपने फेडरल मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट से सामने आई। दूसरा, शायद कुछ MOUs साइन इन्होंने किए जिसको सक्सेस स्टोरी के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप्स में चाइना का BRI इनिशिएटिव, जो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, उसके अंदर 60 मुमालिक हैं, 60 में से पाकिस्तान एक है। प्रायोरिटी लिस्ट चाइना की होगी, हमारी शॉपिंग लिस्ट जरूरी नहीं है कि वो मान लें, और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी सर आपके ख्याल में वो सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसकी बुनियाद पर देखिए नहीं, मेरा ये मानना है कि शायद आगे चलकर कुछ उनको देखिए कुछ आगे चलकर कोई फवाइद हासिल हो, लेकिन वक्ती तौर पे तो जो जिस तवक्को के साथ गए थे इमीडिएटली बेनिफिट्स हासिल नहीं हुए। बिल्कुल ये किसी हद तक ये बात दुरुस्त, बिल्कुल ठीक मलिक साहब सर, मैं बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया सर। समसाम साहब सर, एक छोटी सी चीज़ वो ये कि चीन के दौरे से पहले कहा जा रहा था कि तकरीबन 6 अरब 5 अरब डॉलर्स का शायद बेनिफिट या एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन जो एलामिया जारी हुआ उसमें फिगर कोई नहीं दी गई, लेकिन ये कहा गया कि तकरीबन 15 मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स पे साइन हुए हैं। बहुत अच्छी बात है और ज़राअत के सेक्टर में भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह असद उमर साहब ने कल कहा कि कुछ रकम हमें चीन से मिलेगी और 6 अरब डॉलर हमें सऊदी अरब से मिलेंगे, सर क्या आपको लगता है कि अब IMF के पास जाने की ज़रूरत है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और ये क्या बेनिफिशियल रहा दौरा चीन का? ऐसे है सना, मैंने बाद में थोड़ा ज्वाइन किया है और मैं इस वक्त नेशनल असेंबली में नहीं हूँ, मैं MP हूँ।
मेरी किसी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई कुछ दिनों से। मैं वैसे भी आजकल ज़्यादातर सर अब अवामी शख्सियत सुकून है। से, लेकिन जो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे कुछ तजर्बा है, हमने कमेटीज़ में काम किया है, नेशनल असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, मैं गुजारिश ये करूँगा कि मलिक साहब की बातों से, मलिक साहब बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बातें, ये ठीक है कि ये इशू जो है 18वीं सदी से चल रहा है, 19वीं सदी से चल रहा है, 1880 में। इस पे क्विकली रखिएगा क्योंकि पानी के इशू पे हमने काफी मैं तो जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं तो पानी पे ही बोलूंगा, मैं उस पर किस पे बोलूंगा, मैं तो जिम्मेदार हूँ जिसको तबाह किया 5 साल इन्होंने। अच्छा। मैं अर्ज ये करूंगा कि जोग्राफी का इशू ज़्यादा है पार्टी से ज़्यादा। सो सिंध की, पंजाब की जो जोग्राफी है ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये पार्टी का इशू नहीं है। दिस इज नॉट बिटवीन पीपल्स पार्टी और पीटीआई, दिस इज नॉट बिटवीन पीपल्स पार्टी और एन लीग, दिस इज एक्चुअली ए जोग्राफिकल इशू। और उसमें ये जो ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो चश्मा वाला कनाल का काम दिखाया गया, खुदा की कसम कालाबाग भी तभी कंट्रोवर्शियल हुआ, वरना गारंटीज मुशर्रफ दौर में भी अगर कालाबाग की मिल जाती तो कालाबाग बन जाता। बिल्कुल। मैं अपने मुल्क की कीमत पे मैं किसी डैम की बात नहीं करता, मैं फसाद फैलाने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन हमें बहरहाल पानी की जरूरत है, डैमों की जरूरत है। एक नहीं बन रहा तो दूसरे बना ले, सारे सूबों को जरूरत है, इससे तो अग्री करते हैं सर। बिल्कुल मेरा तो दाना पानी ज़रात में और कुछ है ही नहीं। मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि IMF की ये बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम हुकूमत में नहीं होते, कई ऐसी स्टेट्समेंट होती हैं जिनका इदराक नहीं होता। हमारे लिए ग्रेस की बात है, IMF के पास पाकिस्तान के जो हालात इसहाक डार साहब कर गए हैं, जाना पड़ेगा। सर फैसल साहब, आज अब बिलावल साहब को कहना पड़ा कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी ये है कि भीख मांगना ये उनकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। सर आपके ख्याल में एक तो चाइना का खास तौर पर विजिट और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर एक्ट किया, क्या आप समझते हैं कि वो सही तरीका था? एग्जैक्ट पिक्चर आवाम के सामने उनकी रखना कि हमारे मुल्क में करप्शन है और ये मसाइल हैं, या फिर जो IMF से रुजू करने का ये पूरा मामला आज हमने देखा होता हुआ कि पहले कुछ और हुआ और आज हमने बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर देखी, तो कोशिश ये की जा रही थी कि इसको लास्ट मोमेंट तक हिडन रखा जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर चाइना की बात है, हम पहले कहा कि पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट है, हम पहले ही कहते थे कि ये चीज़ें आपको करनी, आप कह रहे थे कि हमने ये नहीं करना, हमने नए पाकिस्तान बना रहे हैं, हमने न तो बना रहे हैं ना, चंदा लेने हैं भाई, खुदकुशी कर लेंगे। जब तक करप्शन की चाइना की बात की, अगर वो सही बात होती तो आधा जहाज कम से कम उसका खाली आता, आधे उधर ही, मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो शहीद हो जाते हैं, जो भी कहें, क्योंकि अगर वो हकीकत होती। नहीं फैसल ऐसी बात नहीं है, चंदे की बात नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसएग्री करें, मतलब मैं आपकी तसल्ली से बात सुनी, आप हुकूमत में हैं, आप तसल्ली रखें, आप अभी अपोजिशन में नहीं, आप हुकूमत में। खुशी शाह साहब ने भी कहा था कि आप बात कर रहे हैं खला में भेजने की तो सारा खाली हो जाएगा हुकूमती साइड। ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं, ये अब थोड़ी सी मैं इस पे बात करूँगी। देखिए, इन्होंने आज भी, मतलब है कि जैसे सऊदी में गए, पहले क्या ये फ्री, जैसे मैंने पहले कहा फ्री लंचेस नहीं है, बाद में चले गए फ्री लंच भी मिल गया। देखिए, हम कहते माजी में पीपल्स पार्टी और PTI की जो हम अपोजिशन बेंचों में बैठे थे, हम यही कहते थे कि जी वज़ीर आज़म साहब बाहर जाते हैं, ऑन बोर्ड नहीं लेते, पार्लियामेंट को कोई चीज़ नहीं करते। आज वही वज़ीर आज़म साहब है, ठीक है, वापस आके कॉन्फिडेंस में देखिए, आप आए ना, प्राइम मिनिस्टर आए, पार्लियामेंट में डिबेट करें, पार्लियामेंट में बताएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है, तो शाह महमूद वज़ीर आज़म है। सर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी तो बताई है, क्या हुआ? आप वज़ीर आज़म आए, बताए कि जी हमने सऊदी से जो लोन लिया है, खान साहब ने कहा था हर बुध के रोज वो पार्लियामेंट में आएंगे, वो आएंगे हर बुध, अभी बुध नहीं आए, अभी फिलहाल मंगल चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो वो मतलब बहुत सी ऐसी बातें की थी जो उस पर अभी वो नहीं आए मेरे ख्याल में। सर नहीं है ना, वो नहीं है, वो क्वेश्चन आवर की बात करें कि मैं आऊँगा और क्वेश्चन आवर रोज सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। वो चीज़ें वो भी ख़त्म हो गई हैं, पार्लियामेंट आना भी छोड़ दिया, क्योंकि ये देखें, ये अब IMF बैठा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते इधर पड़े हुए हैं, जैसे वो ये जमींदार है, हम भी जमींदार हैं, जैसे वो सूद वाले फिर रहे होते हैं, वो सूद वाले फिर रहे होते हैं, जमींदार को देखो पैसे खत्म हो गए तो पैसे। ये जो फैसल जिस इलाके से जमींदार है, इनको गुड़ मीठा होता है, इनको खैर है। तो उसके बाद एक सिर्फ मैं तजवीज़ देना चाहता हूँ फैसल वाडा साहब को, मेरे अच्छे दोस्त हैं भाई, इनके पार्टी के हैं, कि अगर ये चीज़ है तो आप एक कमेटी बना ले, कमीशन वाले पता चल जाए चोरी कौन कर रहा है। अगर वाटर रिकॉर्ड की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा का पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस चक्कर में ना पड़ो आप, बस ये चीजें, लेकिन कभी फैसल वाडा साहब मेरे हम नाम है, कभी पानी का मसला उठाते हैं, कभी 18वीं तरमीम का मसला उठाते हैं, जो उसको समझाएं, आप उसको समझाएं, आप एक जिम्मेवार जो है मेंबर हैं, सीनियर लोग हैं, आप उनको समझाएं अपनी पार्टी के दोस्तों को कि आप अभी हुकूमत में आ गए, आप अभी अपोजिशन में नहीं है, आप कंटेनर पे नहीं है,
आपने माहौल ठंडा रखना है, आपने गर्मजोशी नहीं दिखानी, आपने चीज़ों को ठंडा करना है, आपने जो है ना आगे काम चलाना है। 100 दिन पूरे होने वाले हैं, आपने कुछ दिखाना है। और सर जो थोड़ी सी मैच्योर ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी, उनको तो कम से कम साथ। अच्छा राव साहब, सर ये IMF के पास जाना पहले दिन से सबको पता है, इवन आम आदमी को भी पता है कि IMF के पास जाना जरूर पड़ेगा। क्या हर जगह कह दिया जाए कि जी हाँ हम IMF के पास जाएंगे? जब भी पूछा जाए, एक क्या PTI नहीं चाह रही थी कि IMF के पास अगर किसी तरह ना जाना पड़े तो बहुत अच्छी बात होगी? क्या एफर्ट उनका असल में ये था? देखिए, एक तो IMF को जिस तरह से हवा बना के पेश किया जाता है उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो इवन डिक्टेटरशिप में भी लोग रहे IMF का जिन्होंने प्रोग्राम लिया, उन्होंने IMF की एक भी शर्त पे अमल नहीं किया, मानी सारी, उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम नहीं कर सके और गाली आप IMF को दे देते हैं। IMF मुल्कों को बर्बाद कर देता है, IMF मुल्कों को तबाह कर देता है। उनकी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं होती। वो जो बंदा उधार देता है वो कहता है जी आपने रीपे करना है, ज़रा मुझे बता दें किस तरह से आप करेंगे। आप कहते हैं जी हम ये बिजली पे ये कर देंगे, गैस पे ये कर देंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हिस्सा ले आएंगे, बजट डेफिसिट इतना कर लेंगे, इस तरह करके हम आपके पैसे पूरे कर देंगे। बड़ी मशहूर मिसाल है, इनको पता होगा, वो बेरी के उसने कहा था बेर उतार के मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, तो हंस पड़ा। उसने कहा हंसी तो निकलेगी तेरी रकबा जो तर गई हैं। तो ये बताते यही IMF को कि रकबें तर गई हैं तुम्हारी, हम ये करता कोई नहीं, जिसकी वजह से गाली IMF को पड़ती है। अब जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आएंगे, कुछ चीजें, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, कुछ चीजें तो उन्होंने पहले ही जाने से पहले कर दी ना। डॉलर बहुत हाई पे चला गया, प्राइसेस, बाकी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स, डॉलर एक तो ठीक है वो 2 साल से नहीं बढ़ाए गए, डॉलर की जो लेकिन ये तो नहीं बिल्कुल पता है सर, 2 साल से रेट्स नहीं बढ़ाए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हमें थोड़ा सा, मेरे ख्याल में सर मैंने पहले ही कह दिया कि ये 2 साल से लोगों को थोड़ा सा बताना जरूर चाहिए। असल में जो शील्ड मिल गई ना मेरे भाइयों की नोट, मैंने पहले ही कहा, मैंने इससे पहले ही कहा कि 2 साल से डॉलर की जो रैशनल प्राइस बनती थी ना वो 120 से 125 के दरमियान बनती थी, आपने नहीं रखी। अब उस पे आके जब ये फिर मार्केट में आता है ना, बढ़ना शुरू होता है, फिर मार्केट फोर्सेस प्ले करती है उसके ऊपर, फिर वो ऊपर जाती है। अब इस सिचुएशन में मार्केट ने बहुत ज़्यादा उसको प्ले अप किया। IMF की जहाँ तक बात है, जो इनको करंट अकाउंट डेफिसिट, जो असद उमर बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने की, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो तकरीबन $18 बिलियन का क्लेम किया जा रहा था। आपने $6.5 बिलियन IMF के पे करने 15 महीनों में, मार्च 2018 से लेके जून 2019 तक। उसमें $2 अरब के आपके चंक है वो पे कर दिया। आपके पास जो रिजर्व्स थे वो इतने थे कि अगर आपको सऊदी अरब का तेल पैसों से लेना पड़ता, $3 अरब हो गए। तो फिर वो बैलेंस चाइना के साथ $9 अरब सालाना, 9 से $10 अरब की आपको LCs खोलनी थी इंपोर्ट के लिए, या $15 अरब तक कहते हैं अब चलेगी। वो आपके $15 से $18 अरब इस तरह से ऑलरेडी सेव हो गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें वो क्राइसिस, जो इमीडिएट क्राइसिस था, वो हमारा निकल गया। हमें अपनी जो किटी में इस वक्त हार्ड कैश पड़ा है, क्योंकि डॉलर तो आपको छाप नहीं सकते, आपको हार्ड कैश रखना मुझे ब्रेक लेंगे सर। अंदाजन IMF के पास कितना अमाउंट के लिए पाकिस्तान जा रहा है? किसी भी अमाउंट के लिए चले जाएं, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, IMF से लें ना ले कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसका ये है कि IMF का जब आप लेते हैं तो आपको बहुत सी एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे आप मजीद जाके आगे आपकी क्रेडिट रेटिंग का इशू आ जाता है। अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्रेडिट रेटिंग ऊपर जाती है। अभी हम बहुत अच्छे रेट फंसे हुए हैं, और भी वो तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है ना, वो तो हमारा ये FIA वाला केस हल हो जाएगा। फैसल की कुंदी साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, इनका तो अकाउंट कोई नहीं रखा, बाकी लोगों के एक वक्त तो सिर्फ वक्फा, और उसके बाद हम जहाँ अंदरूनी सियासत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बैनुल अक़वामी सियासत में भी बड़ी चेंजेस होती हैं। अमरीकी इंतजामिया इस वक्त शायद उनके लिए अच्छे दिन नहीं शुरू हुए, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं, और उसमें जो सदर ट्रंप की इंतजामिया है, उनको ऐवान नुमाइंदगान में जो अक्सरियत उनके पास थी वो उन्होंने खो दी है। इसका नुकसान कितना होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी इंतजामिया और मिड टर्म इलेक्शन यकीनन बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर हमें नजर आती है। हम थोड़ा सा पहले एनालिटिकल व्यू इसका ले लें राव साहब से, उसके बाद हम मुख्तसर कमेंट भी लेंगे। राव साहब, सर ये जो नताइज आए हैं, इससे ट्रंप इंतजामिया ऐवान नुमाइंदगान में पीछे चली गई है, लेकिन सेनेट में सस्टेन किया है उन्होंने। क्या आपको लगता है कि लोगों ने 2 साल में ही रिजेक्ट कर दिया सदर ट्रंप की पॉलिसीज को, और हमें इससे कुछ सबक सीखना चाहिए? लग तो यही रहा है क्योंकि ट्रंप ने ओवरऑल जिस तरह की एनवायरनमेंट बैनुल अक़वामी तौर पे तो की, लोकली भी उन्होंने की, उससे ये उसका इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि बड़ा अवेयरनेस है वोटर में। उनको पता है कि एक हाउस में भी अगर अक्सरियत आ जाती है दूसरी पार्टी की, तो ट्रंप को लगामें डाली जा सकती हैं। उसको अब जो
वो भुगतट दौड़ रहे थे ना, अब वो उस तरह दौड़ नहीं सकेंगे। लेजिस्लेशन पे उनको प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे। उसके बाद उनको जो रीडिस्ट्रिक्ट वो करते हैं, जब ओबामा दौर की कई पॉलिसीज को भी, ईरान से एग्रीमेंट को सबको रिवर्स किया। अब वो जो इमिग्रेंट्स के ऊपर जो लेजिस्लेशन जिस तरह से वो करना चाह रहे थे, अब और किस्म सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की, ट्रंप के जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके बारे में हो रही है, इलेक्शन के ऊपर हो रही हैं, उसको वो रोक सकते थे। स्पेना जारी नहीं हो सकता था इसके बगैर कांग्रेस, ये जो ईवान नुमाइंदगान में अगर अक्सरियत आपकी ना हो, अब वो कम से कम वो रुकावटें हट गई हैं। अब जो डेमोक्रेट्स हैं वो खुल के खेल सकते हैं, वो सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सबके ऊपर। फिर सेंसस होते हैं उनके हर 10 साल बाद, उसके बाद रीडिस्ट्रिक्टाइजेशन होती है उनकी, कह लेके वो उनकी सेंसस की बुनियाद के ऊपर सीटों की एलोकेशन और उसकी वो होती है, वो भी ईवान नुमाइंदगान की अंडर आती है। सिर्फ नॉमिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशंस है जजेस की और जो बड़े ऑफिस की नॉमिनेशन है वो सेनेट से अप्रूवल होती है कमेटियों की, तो इसलिए वो किसी हद तक उनके हाथ में रहेगी। लेकिन ये है कि वो पहले की तरह अब खुली खेल सकेंगे उस तरह से। लेकिन ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, यानी इनिशिएटिव तो खैर इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो तरीकाकार है यकीनन अवाम एक क्रॉस चेक रखते हैं मिड टर्म इलेक्शन में। मलिक साहब सर मुख्तसर कमेंट चाहूंगी, वक्त थोड़ा सा कम है सर, ये फरमाएगा कि जिस तरह सदर ट्रंप की पॉलिसीज को अवाम ने 2 साल में रिजेक्ट कर दिया, सर हमारी हुकूमतों को क्या इससे कुछ सीखना चाहिए? नहीं जी, जरूर देखना चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से लगे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में ये बहस है कि जो अमेरिकन बेसिक फंडामेंटल्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज उन्हीं को चेंज कर रही हैं, जैसे उनके राइट टू बर्थ पे एक बड़ी डिबेट खुली हुई थी, उस पर सिटीजनशिप का ऑटोमेटिक राइट था, उस पर एक वो समझ रहे थे कि अमेरिकन करेक्टरिस्टिक चेंज होने लगे लैंड ऑफ फ्री का। और फिर उनकी जो अपनी एक होमलैंड बॉर्डर सिक्योरिटी की जो भी नए इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उस पर जो वॉल विद मैक्सिको पर एक इशू था, इस तरह के बुनियादी सवाल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उठाए थे उस पर एक बड़ी बहस यूनाइटेड स्टेट्स में खुली हुई है। तो उस पर ऑब्वियसली कुछ जो इलेक्ट्रेट है उसने अपना 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 इजहार किया है, जिस पर उन्होंने ये मिड टर्म में बिल्कुल क्लियर कर दिए है और उससे कुछ अंदाज़ा होता है। कुछ उनकी सेनेट में रिटेन उन्होंने किया है, जैसे वो इंतज़ामी तौर पर कुछ ओहदों पे अपनी तैनातियां भी सही कहा है भाई ने कि वो कर सकेंगे। बरकैफ हुकूमत की पॉलिसियों के साथ ही किया 54 पहले सीट्स थी, अब 51 पे आ गए, लेकिन ये कि उन्होंने 50% अक्सरियत बरकरार रखी है। मलिक साहब बहुत माजरत सर, वक्त थोड़ा सा कम रह गया है। सबसाम साहब सर, पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद अमेरिका से कई वफूद आए जिन्होंने मुलाकातें भी की, लेकिन जो फील वहाँ से आती रही वो वही डू मोर वाली पॉलिसी का स्टाइल था जिसको पीटीआई की हुकूमत ने उस तरह ओन नहीं किया। सर आपके ख्याल में अब क्या आपको लगता है कि ट्रंप इंतजामिया थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आके अपने असाब को सामने रखते हुए अब बेहतर अंदाज में जनूबी एशिया को स्पेशली पाकिस्तान को डील करेगी? देखिए जी, मैं अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए। ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है जो बड़ी समझदारी से 5 साल पिछली हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा नहीं रखा। दे वर नॉट सीरियस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान। अब हमारे पास एक एबल वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर ख़ारजा का और उनके मामलात होंगे। अभी इब्तदा है, वो बात चल रही है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ट्रंप साहब के साथ जो अभी ये हुआ है मार्जिनली सस्टेन किया है उन्होंने सेनेट में, बाकी नहीं है। तो लेकिन फिर भी अमेरिका का जो सिस्टम है ना, वो जो स्विंग स्टेट्स है ना, फैसला उन्हीं ने करना है। आज इट्स टू अर्ली टू से कि वो कल को क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि उनको मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इतना समझने वाले आदमी नहीं हैं जो उन्होंने फैसला किया है कि वो उन बातों से हटे और वो वही स्विंग स्टेट्स को अभी भी टारगेट करेंगे। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। पाकिस्तान के लिए जहां जहां जो जो बेहतरी है हमें वो इकदाम करने चाहिए और हम करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। कुंडी साहब से लास्ट रिमार्क्स आपके। 5 साल पहले वजीर खारजा नहीं रहे, अब ये जो नए वजीर खारजा आए, अगर हम ट्रंप इंतजामिया के एटीट्यूड देखें, कुछ बेहतरी की उम्मीद है सर? बहुत ज़्यादा होपफुल भी नहीं है। अगर 5 साल वजीर खारजा नहीं है तो अभी वजीर इंटीरियर नहीं है। अब जो हमारे मुल्क के हालात हैं, क्यों नहीं है? अफरीदी है नहीं, वो इज़ नॉट मिनिस्टर, वजीर मुमलिकत है वो। जी जी ठीक, वो वजीर मुमलिकत है, वजीर नहीं है। ऐसे उनके भी जो भी थे, लेकिन अब ऐसे है कि बहुत से और भी ऐसे मिनिस्टर जो कम्युनिकेशन के लिए, जो सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मिनिस्टर नहीं है, वो भी आप जो है वो सेकंड नंबर से चलवा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ट्रंप हुकूमत के साथ जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि मुस्लिम ममालिक के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं। और वो आके ट्वीट पे भी रात को किसी वक्त भी ट्वीट कर देता है कि जी मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दूँगा।
अपने लिहाज से वो बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। अब देखते हैं कि वो अपने टेन्योर के अख्ताम तक अमेरिका को कहाँ पे खड़ा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपने इलेक्शन के लिए तो पता नहीं अच्छा कर रहे हैं, बुरा अमेरिका के लिए अच्छा नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमरीकी इंतखाबात और खासतौर पर जो मिड टर्म इलेक्शन थे, इससे ये सबक जरूर सीखना चाहिए कि अवाम फैसला करने का हक एक वोट से भी रख सकते हैं, और यही वो अवाम है जिन्होंने सदर ट्रंप को ये रियलाइज करवाया है कि पिछले 2 साल में उन्होंने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की वो अवाम को सही पसंद नहीं आई। यकीनन हमारी मौजूदा हुकूमतों के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि जो भी पॉलिसीज मुरतब की जाएं वो अवाम दोस्त होनी चाहिए, हुकूमत दोस्त नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।